नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी बाय अनअकैडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम एक फॉलोअप पर बात करेंगे जिसे लिखा था राजमंडल के अंतर्गत सी राजा मोहन जी ने। आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तानी क्राइसिस की बात करी थी और कैसे गल्फ कंट्री से पाकिस्तान को मदद मिल रही है, इसके बारे में हमने एक वृहद चर्चा की थी इसी आर्टिकल के अंतर्गत जिसे मोहन जी ने लिखा था, और संपादकीय समीक्षा के अंक में ही हमने उसको डिस्कस किया था। आज पाकिस्तान में हालत थोड़े से बदल गए हैं। इमरान खान को सत्ता से हटा करके जेल का रास्ता दिखा दिया गया है और अगले 5 वर्षों तक उनके इलेक्शन लड़ने या राजनीति में, पाकिस्तान की राजनीति में किसी भी प्रकार से सक्रिय होने पर बैन लग गया है। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान में इस प्रकार की कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं तो भारत के लिए क्या अवसर है और भारत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से एंगेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति का भारत को किस प्रकार से अवलोकन करना चाहिए, ये प्रश्न हमारे सामने है। और इसी प्रश्न को हम हमारे इस एडिटोरियल आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे सी राजा मोहन जी की नज़र से कि भारत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के इस कंटेक्स्ट में और क्या हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में, है ना। जो आर्मी जनरल्स रहे हैं, जनरल्स का और जो पीएम्स रहे हैं, उनका क्या रिश्ता रहा है, डेमोक्रेसी का और आर्मी का आपस में क्या रिश्ता रहा है, और कैसे आर्मी हमेशा हावी रही है वहाँ की डेमोक्रेटिक जो राजनीति है उस पर, लोगों की आवाज़ के ऊपर। शुरू करते हैं, एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान जो कंडीशंस हैं उनकी चर्चा करेंगे और इस चर्चा के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी कैसे बढ़ती रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम और कैसे रिवेंज पॉलिटिक्स आजकल इमरान खान कर रहे थे और उस रिवेंज पॉलिटिक्स का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद अलग अलग जो जनरल्स थे और अलग अलग जो पीएम्स थे उनके बीच में जो राइवलरी थी उसकी एक वृहद चर्चा की गई है और उसके बाद बताया गया है कि कैसे वर्तमान में पाकिस्तान के सामने कौन सी कंडीशंस हैं जिसका उसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार की बेतुकी बातों में उसको नहीं पड़ना चाहिए कि भारत के साथ संबंध या पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के संबंध, तालिबान के साथ जो टेररिज्म है, वो जो पाकिस्तान की मेजर समस्याएं हैं उन पर बात करनी चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को, और कैसे डेमोक्रेटिक मीन्स का रास्ता खुल सकता है पाकिस्तान के लिए। इन शॉर्ट यही इसका लबोलबाब है। और अंत में भारत की क्या अप्रोचेज हो सकती हैं पाकिस्तान को लेकर। जो अप्रोच की बात करें तो 2-3 तरीके की बताई गई है, एक ऑप्टिमिस्ट है, एक पेसिमिस्ट है और एक रियलिस्ट है। तो 3 तरीके के अप्रोचेस हैं, तीनों तरीके के अप्रोच की बात करेंगे कि भारत को कैसे देखना चाहिए। आई होप आपने गल्फ कंट्रीज़ का जो हमारा आर्टिकल था, संपादकीय समीक्षा का जो एपिसोड था वो देखा होगा, नहीं देखा है तो वो देखिए। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, परवेज़ मुशर्रफ 15 साल पहले, राजा जी शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को और कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ 15 साल पहले पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति से बाहर चले जाते हैं। उनको स्टेप डाउन करवा दिया जाता है और इस स्टेप डाउन करवाने के बाद से लगातार पाकिस्तान में टर्मोइल बना रहता है और जो आर्मी चीफ्स हैं और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके बीच लगातार टसल जारी रहती है और ये टसल जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। रावलपिंडी यानी कि जहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर्स है और जहाँ पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में टसल जारी रहती है। रावलपिंडी मतलब सीधा सीधा क्या कह देंगे, जहाँ पर आर्मी का हेडक्वार्टर है, और इस्लामाबाद यानी कि जहाँ पर पीएम का आवास है। तो जब भी पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में आप बात करें ना तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दो टर्म्स हम यूज़ करेंगे। इस्लामाबाद माने पीएम, रावलपिंडी माने आर्मी। तो दोनों का इनमें लगातार टसल बना रहता है और अब इमरान खान, जिनको कि राष्ट्रीय राजनीति से बाहर कर दिया गया है, जिन्हें एक तरीके से आर्मी ने ही इंस्टॉल किया था, आगे बात करेंगे कैसे उनका इंस्टॉलेशन हुआ था और कैसे पूरी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन आर्मी की मदद से जो व्यक्ति पाकिस्तान की राजनीति में बहुत शीर्ष पद पर पहुंचा, बहुत अहम हो गया। बाद में जब आर्मी के अगेंस्ट उसने आवाज़ उठाना शुरू किया, जब लोगों की हुकूक की बातें करना शुरू की, तो आर्मी को लगा कि व्यक्ति हमारे लिए खतरा है और आर्मी ने जितनी आसानी से उस व्यक्ति को इंस्टॉल किया था, नवाज शरीफ के अगेंस्ट खड़ा किया था, उतनी ही आसानी से उसको डिथ्रोन कर दिया, राजनीति से बाहर फेंक दिया, उसके ऊपर केसेस कर दिए और तोशाखाना केस में अब उनको अंदर, जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया है। तोशाखाना केस एक पाकिस्तान में हुआ था जिसमें जैसे जो भी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं कहीं पे तो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो पाकिस्तानी पीएम को भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिला करते थे और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ बेशकीमती चीज़ों को ऐसा कहा गया कि उनकी पत्नी के ज़रिए उन्होंने बेचा। आरोप था, अब सिद्ध हो गया है तो कह सकते हैं कि उन्होंने किया होगा, है ना। तो 5 साल के लिए अब उनको राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रहना पड़ेगा। तो सी राजा मोहन जी अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब ना, जब उनको तोशाखाना केस में कैद हो गई,
अंदर हो गए, चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में वो एक रिवेंज की कंडीशन में आ जाएंगे, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से, अपने देश के आर्मी चीफ वगैरह से, और जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ रिवेंज लेने के लिए वो आजकल बढ़ रहे थे। उनके रैलियों में भीड़ बहुत आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली प्रोवोकेशन किया इन सारी चीज़ों ने आर्मी को, और इमरान खान को न्यूट्रलाइज करने के सारे प्रयास आर्मी ने किए। और बड़ा मौका कब आया? बड़ा मौका आया 9 मई को। याद करिए क्या हुआ था 9 मई को। 9 मई को इमरान खान के सपोर्टर्स ने, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में इमरान खान इज़ आर डेडलाइन, है ना, जो उनके समर्थक होते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इमरान खानी वाली के, तो कहते थे इमरान खान इज़ आर डेडलाइन, इमरान खान से आगे अगर आप कदम रखेंगे तो हम आपको नहीं सहन करेंगे। तो 9 मई को क्या हुआ, ये सारे लोग जा करके पाकिस्तान के आर्मी के जो इंपॉर्टेंट लोग थे, कुछ कर्नल्स वगैरह इस तरीके के जो लोग थे, उनके ऑफिस में घुस गए, उनके घरों में घुस गए, वहाँ तोड़ फोड़ करी, आर्मी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग आ गए। और जब कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो जो आसिम ये मुनीर है, इनको मौका मिल गया, अभी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनको मौका मिल गया कि वो इमरान खान के अगेंस्ट एक्शन ले, इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले जो एक तरीके से काम कर रहे थे इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे थे। हालांकि वो भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से चाहते थे, अपनी आइडियोलॉजी पे चाहते थे, अपने लीडर के साथ चाहते थे, वो आर्मी के साथ नहीं थे। तो आर्मी में पाकिस्तान की आर्मी को भगवान माना जाता है ना, वहाँ के लोगों में एक भगवान का दर्जा है, क्योंकि वही असली कंट्रोलर है, वही असली रूलर है वहाँ के, वही किसी व्यक्ति को ताज पे बैठाते हैं, ताज पहनाते हैं, गद्दी पे बैठाते हैं, और वही उसका ताज छीन लेते हैं, वही उसको कैद करा देते हैं। पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है पाकिस्तानी राजनीति में। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर है वो कितना बिगड़ चुका है। आर्मी पॉलिटिशियंस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। इमरान खान को जैसे ही कैद हुई तो लोगों में ये देखा गया कि कैसे आर्मी से छुटकारा पाया जाए, बट अब चूंकि वो रियल लीडर्स हैं तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास में 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ ने राज किया, 15 साल उनको हो गए, डिथ्रोन हुए, राज उनका छिने। तो एक तरीके से डायरेक्ट आर्मी रूल था वहां पर, वो तो मिलिट्री जनरल थे, है ना। डायरेक्ट आर्मी रूल के अंतर्गत वो कार्य नहीं कर पाए जो शायद वो करना चाहते थे, और पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में उन्होंने ऐसे कार्य किए जो शायद पाकिस्तान के हक में नहीं थे, है ना। उसमें चाहे फिर अफगान जिहाद हो, या अमेरिका से जो, जिसको हम जियो पॉलिटिकल रेंट कहते हैं ना, कि आपकी जगह की वजह से आपको जो किराया मिलता है, आपकी अवस्थिति की वजह से जो किराया मिलता है, तो उस जियो पॉलिटिकल रेंट को इन्होंने भुनाने की कोशिश की, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट कार्य किया उन्होंने। तो इसलिए डायरेक्ट मिलिट्री रूल जो देश देख चुका है, उसने अपने कहें कि मिलिट्री जनरल को डिथ्रोन किया, एक डेमोक्रेटिक सरकार आई, और डेमोक्रेटिक सरकार जब आई उसके बाद लगातार जब इलेक्शंस होने लगे तो ऐसा देखा जाने लगा, लोगों को लगा कि ये शायद ठीक हो सकता है, पैटर्न ठीक हो सकता है, और सरकारें लगातार आती रहेंगी। तो 2007 में फिर बेनज़ीर भुट्टो आ जाती हैं पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से। लेकिन फिर उनके आते ही जब ये लगा कि बहुत पॉपुलर लीडर हैं, बहुत पॉपुलर ना हो जाएं, कहीं आर्मी को चैलेंज ना करने लगें, कहीं आर्मी के अगेंस्ट काम ना करने लगें, तो उनको मार दिया जाता है। जांच का विषय है, ठीक। फिर उनके 2008 में उनके पति आसिफ अली जरदारी बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब वो भी बहुत पॉपुलर थे वहां पे, लेकिन फिर कष्ट इनको ये हो गया कि 2008 के इलेक्शन से 2013 तक लगातार ये कोशिश की जाती रही आर्मी के द्वारा कि कैसे नवाज शरीफ को इंस्टॉल किया जाए आसिफ अली जरदारी को हटा करके। इसमें आर्मी ने नवाज शरीफ का बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी सपोर्ट लिया, वो भी बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जो मुशर्रफ के सक्सेसर थे, जनरल अशरफ कयानी, अगर आपको याद हो, तो अशरफ कयानी ने इस सरकार के खिलाफ, जो आसिफ अली जरदारी की सरकार थी, और उनके जो प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी, उनके अगेंस्ट लगातार काम किया। वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहे, उनकी आपस में कभी नहीं बनी। इसके आगे चलिए, राहिल शरीफ आ जाते हैं नवाज शरीफ के कार्यकाल में, उन दोनों की कभी नहीं आपस में बनी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट लगातार कार्य करते रहते थे। उसके बाद चलिए, उसके बाद नवाज शरीफ जब गद्दी पर बैठे होते हैं तो एक पॉपुलर प्रधानमंत्री होते हैं, अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में काम करेंगे या आपके हुकूक के अगेंस्ट कार्य करेंगे, लोग उनके पक्ष में थे। लेकिन पक्ष में लोग रहने से कुछ नहीं होता। राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ के अगेंस्ट कार्य किया, और इमरान खान को आर्मी ने पुश किया कि आप चलिए,
आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपको बहुत समय हो गया रैलीज वगैरह करते हुए, आपने विश्व कप जिताया पाकिस्तान को, अब आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपको एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ बोल देंगे, आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए। और नवाज शरीफ को हटाने के समय इमरान खान को ये लगा था कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, या वो आर्मी से पार पा सकते हैं, या वो आर्मी से बड़े हैं इस देश में। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, 2017 में इनको नवाज शरीफ को हटाया जाता है, और 2018 में आर्मी द्वारा मैनेज्ड इलेक्शन में, रिग्ड इलेक्शन में इनको इमरान खान को इंस्टॉल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इमरान खान आते हैं, इमरान खान को लगता है इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर, नो डाउट ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत बहुत पॉपुलर लीडर है वो, बट स्टिल आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते जिनको आपने इंस्टॉल किया है ना, उनके अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते। इन्होंने करना शुरू किया, इनको लगा कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मैं अपने तरीके से जहाँ चाहता हूँ, जिस पद पर चाहता हूँ अपने लोगों को बैठाऊंगा, एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनाऊंगा। अब एक जो रियासत मदीना बनाने के इनके ख्वाब जो थे वो पूरे नहीं हो पाए। उसमें फिर ये बाद में जो कमर जावेद बाजवा थे, कमर जावेद बाजवा, इनके समय पर ये आर्मी चीफ रहे, उनको एक्सटेंशन भी इन्होंने दिया शुरू शुरू में, बहुत इनकी बनी, लेकिन फिर वही जो होता आया है होता रहता है, वही इनके साथ भी हुआ। इन्होंने जहां अपने आर्मी चीफ से थोड़ा सा तलखियां बरतनी शुरू की और इनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया, तो बाजवा साहब कहते थे कि आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करिए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव रखिए, लेकिन ये नहीं रखना चाहते थे। ये कहते भी थे, अपने भाषणों में लगातार कहते थे, उदाहरण तो देते थे भारत का कि आप देखिए भारत क्या कर रहा है, ये देश क्या कर रहा है, लेकिन भारत के अगेंस्ट लगातार बोलते थे, अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहते। और कमर जावेद बाजवा भारत से अच्छे रिश्तों के पक्षधर थे, जियो इकोनॉमिक्स की बात करते थे। और राहिल शरीफ भी, और इसके साथ साथ जो अभी इनके आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी यही प्रयास लगातार कर रहे थे। इसके अलावा आप समझते जाइएगा, एक चैलेंज पाकिस्तान के सामने था इमरान खान, दूसरा चैलेंज पाकिस्तानी आर्मी के सामने था कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को हावी नहीं होने दे सकते। तीसरा जो चुनौती थी उनके सामने वो ये थी कि उनके इंटरनल मैटर्स बहुत ज़्यादा खराब थे। इंटरनली पाकिस्तान की समस्याएं समझिए, देखिए, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है, सारे देश चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया लगातार लगे रहते हैं अपने सिक्योरिटी को बिगाड़ने में, पाकिस्तान में लगातार प्रयास करते हैं। एक रिच मिनरल रिसोर्स है ये, तो उसको भी कब्जाने के प्रयास होते हैं। प्लस तालिबान इनके लिए एक इशू है, ठीक है। प्लस जो इनके इंटरनल जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। प्लस इनकी करप्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है। प्लस जो इनकी इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ख़राब है। तो ये 5-6 इश्यूज पाकिस्तान के सामने ऐसे थे कि ना तो ये उनमें भारत के साथ एंगेज कर पाए और ना ये अपने ऊपर ध्यान दे पाए, और ये बर्बादी की तरफ, तहस नहस होने की तरफ बढ़ गए, जिसमें इमरान खान ने इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब देखिए, इनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म है, तालिबान का एक बहुत बड़ा इशू, अफगान तालिबान का इशू है। यूएस ट्रूप्स जब 2021 में वहाँ से चले गए तो स्ट्रेटेजिक यूटिलिटीज एरिया की खत्म हो गई, जिसके कारण इनका जियोपॉलिटिकल रेंट भी बंद हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं पाकिस्तान। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही थी, और पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक क्या किया है। तो उनके वहाँ एक कहावत बोलते हैं वो कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो ये अब मुश्किल फैसलों पर आ गए हैं। सबसे मुश्किल फैसला जो ये करेंगे वो करेंगे आईएमएफ का जो प्लान है, जो इनको बेल आउट पैकेज मिला है, उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो इनके आर्थिक क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना, और आईएमएफ के प्लान्स को लागू करना। ये इनका पहला बड़ा इशू रहने वाला है जिसको ये करना चाहेंगे। उसके बाद आसिम मुनीर जो है वो लगातार इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, वही जो इनके प्रेसिडेंट या फिर कमर जावेद बाजवा बात करते थे इमरान खान के समय में, और इमरान खान जिसका समर्थन नहीं करते थे। तो अब ये उसी लाइन पर आ गए, ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे, आईएमएफ के प्लान को लागू करेंगे, जनरल इलेक्शंस को थोड़ी देर के लिए हम टाल देंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरी भी नहीं है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए कभी ज़रूरी रही नहीं, मजाक का विषय रही हमेशा। वो यही समझते रहे कि शासन करना है, कोई कर ले, एक व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है, चाहे हमारी सरकार ने चुना है, चाहे एक सिस्टम से बढ़ के आए, चाहे उसने अपने आप कैप्चर की है, राज चाहे कोई करे, लोगों की भलाई करे, तो डेमोक्रेसी का तो कोई अर्थ वहाँ पर है नहीं। लगातार आर्मी रूल करती रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से उनकी पैदाइश हुई है 1947 में, आर्मी रूल कर रही है ना तब से। कहने को डेमोक्रेसी है, कहाँ डेमोक्रेसी है?
अभी देखिए इमरान खान को कैसे भद्दे मजाकिया तरीके से डिथ्रोन कर दिया गया, पहले सत्ता में बैठा दिया गया, कैसे नवाज शरीफ को साइड किया गया, कैसे कितने उनके शासकों को किसी को फांसी दे दी, किसी को बम से उड़ा दिया। ये कारनामे होते हैं, फिर आप कहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है। बम से उड़ाए जाना, किसके द्वारा उड़ाए जाना एक विषय हो सकता है। भारत के भी प्रधानमंत्रियों की हत्याएं हुई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ एकदम कोई हत्या नहीं हुई है या पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुए, बिल्कुल होते रहते हैं। बट द पॉइंट इज, क्या आप लगातार हर 5 साल पर इलेक्शन करवा पा रहे हो? क्या आप एक फेयर इलेक्शन करवा पा रहे हो? और जो फेयर इलेक्शंस आपके हैं वो कितने फेयर हैं, ये एक सवाल रहेगा हमारे सामने। ठीक, तो अब पाकिस्तानी आर्मी को क्या करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं? जो ये आसिम मुनीर है, ये अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्शन थोड़े दिन टालना चाहते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ टाइज बढ़ा रहे हैं। ये हम एक जगह नोट कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा नोटिंग में फायदा हो जाएगा, आप भी कर लीजिए, आपको भी फायदा होगा। क्या क्या कर रहे हैं देखिए। सबसे पहला वो कार्य जो कर रहे हैं वो है अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म, पहला। दूसरा, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो टाइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो जनरल जो इलेक्शंस होंगे उनको नहीं करवा रहे हैं, उनको टाल रहे हैं। आईएमएफ जो सपोर्ट है उसको लागू कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं। ये रास्ते हैं पाकिस्तान के साथ जो इनको अपनी हालत से निकाल सकते हैं, और लगातार वैसा ही प्रयास इनका चल भी रहा है। इन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है, सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है, यानी कि जो जो इनके मित्र राष्ट्र हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ से फिर ये लोगों का कर्जा चुकाएंगे, अपने लिए कुछ खरीदेंगे, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इनकी जो कॉरपोरेट फार्मिंग थी, कॉरपोरेट फार्मिंग यानी कि अपने देश में जो सर्विसेज हैं उसको बढ़ाना, भारत में जो कॉरपोरेट कल्चर विकसित हुआ वैसा ही कॉरपोरेट कल्चर ये यहाँ पर विकसित करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनमें आसानी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको गल्फ कंट्रीज से कुछ लेना है या गल्फ कंट्रीज को कुछ देना है तो देयर शुड बी मोर ईज। ये पाकिस्तान लगातार अभी प्रयास कर रहा है। तो ये जब इनके प्रयास रहेंगे तो लोग भी आ जाएंगे इनके पास। जैसे अभी गल्फ का हमने उस दिन जिक्र किया था, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। गल्फ कंट्रीज आ रही हैं लगातार इनके पास, फॉरेन कैपिटल इनके पास थोड़ा बहुत आ रहा है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो लोग आपका निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे। ये इनको भारत से समझना चाहिए। 1990 में हमारे पास इसी प्रकार का एक क्राइसिस था, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से निपटा। आज हमारी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है, हम दुनिया के टॉप 5 सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले देशों में आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ करिश्मा हो गया, ये तो लोगों का सामर्थ्य है, लोगों ने किया है, पॉलिटिकल क्लास की विल है, तब ये सारे कार्य होते हैं। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज भी हैं नो डाउट उनके पास। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने ऑलरेडी एक नोटिस इशू कर दिया है, ट्रिगर जो वो कर रहे थे लगातार उनको, उनके बॉर्डर एरियाज को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनको उन्होंने समन कर दिया। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनकी बहुत खराब है। इसके अलावा वेस्टर्न फ्रंटियर पर इकोनॉमी का उनके साथ इशू आता है, और सबसे बड़ा जो इशू आता है, इंडिया के साथ कैसे टाइज पाकिस्तान के रहेंगे, या इस हालत के बाद जब वो सुधरना चाहते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान जा चुके हैं, वो एक इतिहास हो चुके हैं, पता नहीं वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, राजनीति में क्या उनका रोल रहेगा, कितने इफेक्टिव रहेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग हम इमरान खान को भूल जाएं तो अच्छा रहेगा। वो वापस शायद नहीं आने वाले जैसे पाकिस्तान में हालात हैं, और आर्मी ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये सच्चाई है वहाँ की। तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें ये देखना होगा कि जब अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंटियर पर, और गल्फ उसकी मदद कर रहा है, तो उस दिन तो हमने समझ लिया था कि भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। तो इसमें हम 3 अप्रोचेस की बात कर लेते हैं। 3 अप्रोचेस हैं। एक तो है नेगेटिव अप्रोच, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं, थैंक यू सो मच, आपने जितना किया बहुत अच्छा, अब हम नहीं करना चाहते, आप आपके यहाँ खुश रहिए, हम हमारे यहाँ खुश हैं, आपसे व्यापार चाहिए नहीं। वो आपका जो बता रहे आप $37 बिलियन की जो कैपेसिटी है जो हम ट्रेड कर सकते हैं, वो हमें आपसे नहीं चाहिए। भारत उसको ताक पे रखने को तैयार है। जो यहाँ के पेसिमिस्ट या नेगेटिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऑप्टिमिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान सुधरने की कोशिश कर रहा हो सकता है पाकिस्तान अच्छे रास्ते पर चलना चाहता हो, तो एक बार पाकिस्तान को ट्राई फिर से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। भारत में पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो गया है, पाकिस्तान में भी उन्होंने चेंज कर दिया है, तो एक नई शुरुआत कर लेते हैं। आर्मी से सीधा बात करके पॉलिटिकल क्लास को छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि आर्मी ही रूलर है वहाँ पे। पाकिस्तान के आर्मी के साथ सीधा बात करते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के। फिर
तीसरे हैं थोड़े से रियलिस्ट, यानी कि वो प्रैग्मेटिक हैं, थोड़े से हकीकत देख लेते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में और उसके बाद अपना फैसला करते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, बातचीत तो कर ही सकते हैं और सुधार तो सकते ही है स्थिति, लेकिन रियलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि कितना भी सुधारने की कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे आसिम मुनीर के पास देयर इज टू मच ऑन द प्लेट, कि उनके पास हैं ही इतनी चीजें कि वो भारत के साथ कभी अलाइनमेंट कर ही नहीं पाएंगे अपने पूरे कार्यकाल में। अभी बताया ना, इकोनॉमिक हालत खराब है, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत है, इमरान खान से निपटना है, वहाँ की आर्थिक हालत ठीक करनी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपटना है, जियोपॉलिटिकल रेंट लेना है, गल्फ के साथ रिश्ते सुधारने हैं, वेस्टर्न फ्रंटियर पर जो समस्याएं आ रही है उनको अलाइन करना है, प्लस एक अच्छे डेमोक्रेटिक लीडर को शासन में भी बिठाना है। जब इतनी सारी चीज़ें आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास ऑलरेडी हैं, तो वो भारत के साथ क्या इंगेज कर भी पाएंगे, मुश्किल लगता है। ये रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे आप अपना ले सकते हैं आंसर के तरीके से। हमें रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना चाहिए चीज़ों को। तो ये था अपना आज का आर्टिकल, यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं। हमने जो आज डिस्कस किया उसके आधार पर ये प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। 150 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट ने उसकी सेना को नागरिक मामलों में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 150 वर्ड्स। कि कैसे जब जब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स टर्मोइल में आती है, थोड़ा सा संकट में आती है, तो वो पाकिस्तानी आर्मी को एक इंटेंट, एक मकसद या एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दे देती है कि वो उसकी पॉलिटिक्स में इंटर करे, इंटरवीन करे वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन टैकल करना है, बड़ी आराम से कर पाएंगे। जो आज हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर लिखने का धीरे धीरे प्रयास शुरू कीजिए, लिख के देखिए। इसके बाद है जब कोई अर्थव्यवस्था, ये एमसीक्यू है, ये प्रीलिम्स की नजर से आप देख सकते हैं कि जब कोई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबाव से गुजर रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। दिस इज मोर रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो वहां पर हो रहे हैं। तो एक अर्थव्यवस्था का सवाल आप इससे टैकल कर सकते हैं। क्या प्रत्यक्ष कर बढ़ा रहे, ये तो शायद PYQ है, तो ये PYQ है शायद। ब्याज दर में कमी करनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाना चाहिए, कूट है। कूट से देख करके आपको आंसर इसका करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। सेशन कैसा लगा ये भी आप ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय सुझाव प्रतिक्रिया बताते हमें रहिएगा लगातार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक्स आपको मिलेंगे, वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको कार्यक्रम की PDF और लिंक्स वगैरह मिलते रहते हैं, और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम समय समय पर देते रहते हैं वहाँ पर। आज के अंक में इतनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।